हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉमर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है अधिकोषण तत्व भाग 3 बैंकिंग पार्ट 3। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के जन्मदाता किसे माना जाता है या जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है थॉमस ग्रेसम को इसका जन्मदाता माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण क्या है या क्या होता है? तो इसका आंसर है नए नोटों की छपाई मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है अवमूल्यन शब्द का अर्थ अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाने से है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर है राजकोषीय नीति प्रमुख रूप से लोक आगमन एवं व्यय से संबंधित होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व की विषय सामग्री के कितने भाग हैं या कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 5 भाग। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय एक 2 धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है यह कथन जेके मेहता का है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य का संचय मुद्रा का कैसा कार्य माना जाता है? तो इसका आंसर है मूल्य का संचय मुद्रा का आकस्मिक कार्य माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी की गतिशीलता बढ़ाने का क्या कारण है या बढ़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है पूंजी की गतिशीलता बढ़ने का कारण मुद्रा का प्रयोग माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा मानी जाती है? तो इसका आंसर है चलन मुद्रा। यानी देश की केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा है, तो इसका चलन मुद्रा मानते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जो बैंकों के निक्षेप, चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र, हुंडी के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे बैंक मुद्रा या साख मुद्रा कहते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समस्त कागजी नोट तथा सिक्के कौन सी मुद्रा माने जाते हैं? तो इसका आंसर है विधिग्राह्य मुद्रा माने जाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसमें समस्त लेन देन किए जाते हैं, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है इसे मानक मुद्रा या पूर्णकाय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की गौड़ या सहायक मुद्रा किसे कहते हैं या किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है देश की गौड़ या सहायक मुद्रा सांकेतिक मुद्रा को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
पत्र मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है पत्र मुद्रा 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और चौथा और अंतिम है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब मुद्रा कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है तब उसे सस्ती मुद्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जिस मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है उसे सुलभ मुद्रा के नाम से जाना जाता है या उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों की निर्माण विधि को क्या कहते हैं? या सिक्कों के निर्माण की जो विधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है उसे टंकण कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा ढलाई की 2 प्रणालियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर है मुद्रा ढलाई की 2 प्रणालियाँ स्वतंत्र व सीमित मुद्रा ढलाई मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुद्रा ढलाई में जनता को अपनी धातु के सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं होता है? जी हाँ, सही सुना आपने, नहीं होता है। तो इसका आंसर है सीमित मुद्रा ढलाई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणित सिक्के कब चलाए गए या इनको कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है प्रमाणित सिक्के सन 1818 ईस्वी से प्रारंभ किए गए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रण अधिनियम कब पारित किया गया या इसे कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है भारतीय मुद्रण अधिनियम 1835 में लागू किया गया या पारित किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दशमलव मुद्रा प्रणाली कब अपनाई गई? तो इसका आंसर है दाशमिक मुद्रा प्रणाली या दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में अपनाई गई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दशमलव मुद्रा प्रणाली के पहले कौन सी प्रणाली चलन में थी? तो इसका आंसर है दशमलव मुद्रा प्रणाली के पहले चौका प्रणाली चलन में थी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब सिक्कों की वास्तविक तौल व शुद्धता इसकी पूर्व निर्धारित तौल व शुद्धता से कम रहती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इसे सिक्कों का निकृष्टीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे मुद्रा का मूल्य कहा जाता है या मुद्रा के मूल्य के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने पर मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है उससे मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किन्स के अनुसार मुद्रा के उद्देश्यों को तरल रूप में कितने प्रकार से रखा गया है या कितने प्रकार से बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार से। पहला है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है दूरदर्शिता उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं, या मुद्रा के मूल्य में कमी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है उसे मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की संज्ञा दी गई है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समय विशेष से कोई मुद्रा इकाई वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।